66वीं बीपीएससी पीटी का वैकेंसी रिलीज किया जाने वाला है। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 के आसपास सीटें आएंगी। चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए संभव है कि उतनी सीटें आ भी जाएं। इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस क्या होता है, पैटर्न किस प्रकार के अडॉप्ट किए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए पढ़ने के लिए रणनीति किस तरीके से अडॉप्ट किया जाए, कौन सा एरिया ऐसा फोकस किया जाए जिससे आप एक बार में पीटी क्वालिफाई कर सकें, मेंस के लिए रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या हो, क्या टिप्स होंगे, क्या टेक्निक्स होंगे, ये तमाम चीजें हम लोग इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। मैं प्रशांत कुमार वर्ष 2005 से दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ और पटना में छात्रों को गाइड कर रहा हूं और सिविल सेवा के मार्गदर्शन के माध्यम से छात्र सफलताएं भी प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो आपको टिप्स एंड टेक्निक्स बताई जाएंगी वो कई संस्थानों की जो ऑफलाइन कोचिंग चलती हैं उनके पेड कोर्सेज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य कीजिए। सबसे पहले जरूरत चीज़ है कि पहले ये जानना आवश्यक है कि एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। हम लोग सिविल सेवा के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन को अगर देखा जाए तो ये 3 चरणों वाला एग्जामिनेशन होता है। एक फनल सिस्टम होता है। 3 चरणों का मतलब यह है कि प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होती है, द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है और तृतीय चरण में अगर देखा जाए तो इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है। जो प्रथम चरण होते हैं, इस प्रथम चरण को हम लोग सिलेक्शन लेवल नहीं कहते हैं, बल्कि बेसिकली अगर देखा जाए तो रिजेक्शन लेवल है, जहां छात्रों को छांटने पर विश्वास रखा जाता है ताकि उनकी संख्या कम से कम की जा सके। और इस क्रम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका उद्देश्य यह नहीं होता है कि छात्र को बहुत बेहतर तरीके से फिल्टर किया जाए, बल्कि वहां छात्रों का भी ऑब्जेक्टिव यह होना चाहिए कि वो अपने आप को छटनी से कैसे बचा सकते हैं। तो प्रथम लेवल पे आपके ज्ञान की टेस्ट नहीं होती है, यही कारण है कि इसके मार्क्स को सेकंड और लेवल पर लेकर के नहीं जाते हैं। तो प्रथम चरण में ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज के होते हैं और 150 क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं और इस 150 में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और सभी के एक ही अंक होते हैं। यदि इसमें से आपका स्कोर 100 और उसके आसपास जाता है तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि 100 के आसपास जाने वाले लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर भी आप टारगेट लेकर के चलिए कि 100-110 अगर आप कर लेते हैं सही तो बीपीएससी पीटी आपका नहीं रुकेगा। अब दूसरी बात आते हैं कि नेक्स्ट स्टेज जब आप पीटी पास कर जाते हैं तो अगला चरण होता है जहां पे आपको मुख्य परीक्षा का सामना करना पड़ता है। मुख्य परीक्षा एक प्रकार से रिटन एग्जामिनेशन होता है, सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिस पेपर को क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। बिहार में आपके लिए वो हिंदी हो सकता है। इसके अलावा 3 पेपर होंगे जो लिटरेचर जो लिखने के लिए आएगा। इसमें से जनरल स्टडीज के 2 पेपर होंगे और आपको एक ऑप्शनल का चयन करना पड़ेगा और उस ऑप्शनल में एक ही पेपर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 पेपर में 300 मार्क्स के हुए तो टोटल 900 नंबर के ये पेपर पूछे जाएंगे। ये रिटन होता है, इसमें आपको बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता होती है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और फिर इंटरव्यू में बिल्कुल पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो व्यक्तिगत और व्यक्तित्व का परीक्षण पर आधारित होता है। वहां यह ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए ताकि उन्हें लगे कि भविष्य में ये अगर ऑफिसर के रूप में फील्ड में जाएगा तो बेहतर काम करेगा। तो वहां पे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, ना कि नॉलेज का, ज्ञान का। तो इसलिए आपकी तैयारी इसी प्रकार से करनी है ताकि आप अपने व्यक्तित्व को भी इस प्रकार से संवार सके जिससे कि उन्हें एक अच्छा ऑफिसर आपके अंदर झलक मिल सके। तो ये 3 चरण रखे गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का और फिर इंटरव्यू का। इस तीनों चरण को अलग अलग तरीके से देखा जाता है और अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। एक चीज आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि समग्र रूप से अगर देखा जाए तो पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं और बहुत सारे कुछ डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेवल जो पीटी का होता है, यहाँ पे आपको एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ती है ताकि आप उस छटनी के प्रोसेस से बच जाए और अपने आप को बाहर निकाले, क्योंकि आप यकीनन मान करके चलिए कि 3 से 4 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, जहाँ पे दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी सभी जगह से बच्चे इसमें आते हैं और लगभग 4 से 5 लाख, कई बार 5-5 लाख तक बच्चे इसमें अपियर होते हैं। नमूने के तौर पे सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अगर 1000 सीट होगा तो मान करके चलिए सिर्फ 12 से 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 5 लाख बच्चे अगर अपियर होते हैं तो इसमें से 1000 सीट के आधार पे 12 से 15,000 बच्चों को मेंस के लिए चयन किया जाएगा। अब मेंस के लिए जितने लोग चयन किए जाते हैं 12 से 15,000, सामान्य तौर पे देखा जाता है कि मेंस का जो वास्तव में जो लेवल है उसमें काफ़ी इन डेप्थ पे जाकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा एनालिसिस की आपकी आवश्यकता होती है। तो मेंस रियल टेस्ट करता है आपके कैलिबर का, आपके
आपके नॉलेज का, आपके राइटिंग कैपेसिटी का, आपकी एनालाइजिंग कैपेसिटी का, आपके एक्सप्रेशन का, आपका किस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन है, सभी प्रकार की जांच जो है वो मुख्य परीक्षा में कर ली जाती है। यही कारण है कि जितना आपको पीटी में मेहनत करना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए करना पड़ता है। दूसरा चीज़ ध्यान ये रखना है कि यदि 1000 सीट है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे इंटरव्यू के लिए पर सीट लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चों को लेंगे वो। इसका मतलब ये हुआ कि 3000 के आसपास बच्चे होंगे जो इंटरव्यू में अपीयर होंगे। इससे ये अर्थ निकलता है कि अगर पहले लेवल पे 4 से 5 लाख बच्चे थे तो उससे फिल्टर होने के बाद वो पहुंचेगा 12 से 15 हजार के बीच में, और इस 12 से 15 हजार में से छांट करके वो 3000 निकालेंगे, और उस 3000 में से फिर छांट करके वो 1000 बच्चों को निकालेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक फनल सिस्टम बना हुआ है, जिसमें ऊपर से वो नीचे की तरफ फिल्टर करते चलते हैं, और इसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका जो सिलेक्शन हो वो अंतिम रूप से आप चयनित हो सके। तो अपनी प्रिपरेशन उसी के अनुसार आपको करनी चाहिए। अब इसमें से देखते हैं कि किस प्रकार से इसके सिलेबस सेट किए जाते हैं, बीपीएससी में क्या पूछा जाता है और कैसे रखते हैं। सबसे जरूरी है कि अध्ययन करने के पहले आपको पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है, जो नया वाला 60वीं और 62वीं के बाद से जो पिक्चर में आता है, उसके नोटिफिकेशंस को अगर आप गौर से देखिएगा तो उस नोटिफिकेशन से बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होता है। बस इतना ही पता चलता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सामान्य अध्ययन का होगा, 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और सामान्य बुद्धि से जो प्रश्न को हल किया जा सकता है उसको रखा जाता है। मोटे तौर पर बहुत हैप्जर्ड मैनर में सिलेबस को अरेंज किया गया है, जहां पे राष्ट्रीय सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ऐसी तमाम चीज़ों को रखा गया है। भारत के भूगोल के बारे में कहा गया है कि भारत का भूगोल पढ़ना है आपको, विशेष तौर से बिहार के भी संदर्भ में पढ़ना है, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी है, आर्थिक व्यवस्था पढ़नी है, और आज़ादी के पश्चात बिहार का जो डेवलपमेंट है आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, या फिर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का जो योगदान है, इन सारी चीज़ों को आपको अध्ययन करना है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं होता है। एक चीज़ आपको और समझना है कि यदि पाठ्यक्रम को अगर ब्रेक किया जाए तो इससे समझ में आता है कि इतिहास के कुछ क्वेश्चन होंगे, भूगोल के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन विज्ञान से पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का होगा और करंट अफेयर का होगा। लेकिन वो क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, क्योंकि यही सारे सिलेबस के जो खंड हैं वो अन्य एग्जामों के लिए भी रखे जाते हैं। अगर आप किसी दूसरे परीक्षा में एसएससी को ले लीजिए तो मोर और लेस यही सारे के सारे खंड होते हैं। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लेंगे जो जनरल स्टडी पर बेस्ड होगा तो उसमें इन्हीं विषयों को रखा जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको सिलेबस देख करके पता नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है, उसका डेप्थ क्या है। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि आप पिछले वर्ष में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के आधार पे आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। अब अगर सिलेबस को सिंप्लीफाई किया जाए तो इसमें कई एरिया निकल करके आता है, जैसे इतिहास है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतिहास में ऑब्वियस है एंशियंट, मेडावल और मॉडर्न, प्राचीन काल का, मध्यकाल का और आधुनिक काल का इतिहास, वहाँ से सवाल हो सकता है। भूगोल अगर आपको देखना है तो विशेष करके अगर देखिएगा तो इंडियन ज्योग्राफी पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे कम है। बिहार के भूगोल पर भी सवाल इक्का दुक्का पूछ लेते हैं जो हम लोग बिहार के विशेष वाले में देखते हैं। इंडियन पॉलिटी का एरिया है जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उससे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे इन डेप्थ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी करंट अफेयर से जो रिलेटेड प्रश्न है वो पूछ दिया जाता है। गणित का एरिया है, ध्यान रखिएगा ये मैथमेटिक्स है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ दिए गए हैं जो जनरल स्टडी के पार्ट में उसको तो कंसिडर नहीं ही किया जा सकता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तक के क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं जो कि बिल्कुल स्पेसिफाइड होता है। बिहार का विशेष पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मोटे तौर पे एक पाठ्यक्रम निकल करके आता है कि यदि इतने एरिया को कवर आप करेंगे तो फिर आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है। लेकिन अभी भी एक सवाल बचा हुआ है कि भारत का इतिहास पर अगर सवाल पूछा जाता है तो उसका डेप्थ क्या होगा, क्योंकि भारत का इतिहास पर एसएससी में भी सवाल पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी सवाल पूछे जाते हैं और यूपीएससी में भी सवाल पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब तक आप क्वेश्चन को इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछने की शैली है, उनका पैटर्न क्या है। ये सब तभी जानकारी मिलेगा जब पिछले कई वर्षों के प्रश्न को आप अध्ययन करेंगे। बीपीएससी ने 60वीं 62वीं के बाद से जो अपना सिलेबस का पैटर्न बदला है, इसमें कई चीज़ों को उन्होंने चेंज किया है। क्वेश्चन पूछने के तरीके उन्होंने बदल दिए हैं, क्वेश्चन का लेवल बदल दिया है उन्होंने, और किस तरीके से वो डेप्थ में जा रहे हैं उस चीज़ को बदल दिया है। अगर उसके पहले का आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन ज़्यादा सरल पूछे जाते थे, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक और बिहार सेंट्रिक क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी ज़्यादा थी। लेकिन
लेकिन अब जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो बिल्कुल डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप उस सवाल को टैकल कर सकते हैं। पिछले 4 वर्षों के दौरान जो सवाल पूछे गए हैं उन सबका अगर आप विश्लेषण करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कई चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे अगर आप देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री से अगर आप देखेंगे तो 65वीं का ले लें जो रिसेंट एग्जाम हुआ है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, मेडिवल से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे गए, इंडियन पॉलिटी से 7 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 8, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन है, इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन है, करंट अफेयर का 27 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन और बिहार जीके का 22 क्वेश्चन है, और 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिसलेनियस में हम लोग रख रहे हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको यहाँ से स्ट्रैटेजी तय करनी पड़े तो 65वीं, 64वीं, 63वीं और 60वीं और 62वीं इस पूरे क्वेश्चन एनालिसिस को देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो एरिया है उस मॉडर्न हिस्ट्री से लगातार 20 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर पूरा इतिहास को अगर आप निकाल करके देख लें तो आपको पता लगेगा कि लगभग वहां पे 30 से 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं। पहले यहां पर इतिहास से 40 से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, वेटेज कम गया है, लेकिन आज भी 30 के आसपास सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर 3 खंड को अगर आप निकालिए तो हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा इंटायर पोर्शन है वहां से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली आप सेकंड पोर्शन पे आ जाइए करंट अफेयर के आसपास, तो यहां से भी लगातार 25 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछा जा रहा है। पिछले बार भी 27 क्वेश्चन था, उसके पहले भी 30 क्वेश्चन है, उसके पहले भी अगर आप देखिए तो 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक प्रकार से ये दो एरिया को अगर आप मिला दीजिए तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आता है वो है बिहार जीके का। बिहार स्पेशल की तैयारी अगर आप करते हैं तो मोर और लेस 20 क्वेश्चन आप यहां से टैकल कर सकते हैं। तो इन सबको अगर जोड़ दीजिए तो आप 75 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाते हैं। आपकी लड़ाई जो है वो सिर्फ 100 प्लस तक जाने की है और यहां तक आसानी से इस एरिया को बहुत अच्छे से कवर करके आप 75 तक जा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी स्ट्रेटजी आती है कि अगर साइंस के क्वेश्चंस को अगर आप देखिए तो मोर और लेस 20 के आसपास साइंस के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। पिछले बार हालांकि 25 क्वेश्चन पूछ दिया था, इसमें लेकिन एक बहुत बड़ा वेरिएशन है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी में किससे सवाल ज्यादा पूछा जाएगा ये तय नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको सबको बराबर तरीके से तैयार करना पड़ेगा। अगर 25 क्वेश्चन यहां से मिल जाते हैं तो ये चारों एरिया को अगर आप देख लेंगे तो ये सफिशिएंट है आपको 100 मार्क्स तक पहुंचा देने के लिए। इसके बावजूद कुछ एरिया बहुत आसान होता है, जैसे इंडियन पॉलिटी का पोर्शन। यहां देखिए तो 12 से 13 क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा है, लेकिन पिछले एग्जामिनेशन में 7 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, जिससे ये लगता है कि इसका वेटेज थोड़ा कम है। लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम में एक पैटर्न में चेंज होता रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कभी बढ़ाते हैं घटाते हैं, फिर भी अमूमन आप मान के चल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो इकोनॉमी को अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन में क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली कम होते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, नहीं तो 5 और 7 के बीच में ये क्वेश्चन चलता है। मैथमेटिक्स का जो एरिया है वो बिल्कुल 10 पर फिक्स रहता है, 10 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रकार से जो बाइफर्केशन है कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन निकल के आता है, इससे आपको एक अपनी रणनीति को चेकआउट करने में फायदा मिलेगा कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, क्या टैकल करना है, क्या छोड़ना है और कैसे उसको डेप्थ में ले जाकर के देखना है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप इन क्वेश्चन को देखें कि एंशिएंट हिस्ट्री से, मेडिवल से और मॉडर्न से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनके प्रश्नों की प्रवृत्ति में एक परिवर्तन होता हुआ आपको नजर आएगा। प्रश्नों की प्रवृत्ति में परिवर्तन क्या है, तो पहले जहां एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो बिहार आधारित पूछा जाता था, बिहार सेंट्रिक होता था, कि जैसे ज्यादातर जो सवाल है वो आपसे मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछ दिया, 6th सेंचुरी बीसी के बारे में पूछ रहा है, मगध के बारे में पूछ रहा है, गुप्त के बारे में पूछ रहा है। लेकिन अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें वेरिएशंस ज्यादा आ रहा है, वो ऑल ओवर इंडिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मेडिवल का क्वेश्चन पहले देखिए तो मेडिवल के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत अकबर वगैरह से पूछ लेते थे, शेरशाह सूरी से पूछता था वो, या फिर हुमायूं से क्वेश्चन करते थे, उसका भी जो रिलेशनशिप होता था वो बिहार होता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन वहां आ रहे हैं उस क्वेश्चन का रिलेशन अब डाइवर्सिफाइड हो रहा है, बहुत डेप्थ में जा रहे हैं। यही स्थिति मॉडर्न इंडिया का है। मतलब ये कि हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आ रहे हैं 30-35 क्वेश्चन जो आते हैं उसको अगर आपको टैकल करना होगा तो बिल्कुल एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के साथ बढ़ना होगा, तभी आप उसको टैकल कर सकते हैं। दूसरा पोर्शन अगर आप देखिए तो आपके पास इंडियन पॉलिटी का एरिया है। इंडियन पॉलिटी सामान्य तौर पे राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है, इसको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इन डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जा रहा है, कुछ आर्टिकल्स और बेसिक चीजों पर सवाल पूछे जाते हैं जिसको आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 2 पोर्शन है। सिलेबस आपका कहता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन का फोकस होगा वो इंडियन ज्योग्राफी होगा, और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भी बता रहा है कि इंडियन ज्योग्राफी से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा सिलेबस में नहीं है।
अब यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अगर इन डेप्थ में जाकर के देखिएगा तो वो ज़्यादातर सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो मैप वर्क से पूछे जा रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैपिंग बहुत अच्छे से, एटलस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो वही 5 से 7 सवाल जो पूछे जाते हैं वो आपके रिच में रहेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का भी अगर सवाल आप देखें तो इंडियन ज्योग्राफी का भी रिस्पेक्टिवली आसान सवाल वो रहता है उसमें, उसको भी आप टैकल कर सकते हैं और 10 के आसपास वहाँ क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ तक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी यहाँ तक अगर आपको टैकल करना है तो मान करके चलिए कि 30 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के, 40 हो गए, 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के, 50 क्वेश्चन हो गए। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग आपने अच्छा कर लिया तो 5 से 7 सवाल यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मतलब ये कि सिर्फ इतना तैयारी करके आधी लड़ाई आपकी खत्म हो जाती है। इसके बाद दूसरा पार्ट आपके लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो है आपका बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। अगर बिहार स्पेशल और करंट अफेयर को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन तक पहुंचने की रणनीति बन जाएगी। बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं अपनी रणनीति सिर्फ क्वालिफाई करने के दृष्टिकोण से तय करते हैं और वैसा ही उनको प्लानिंग करना चाहिए कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें ताकि जो 100+ क्वेश्चन आप कर सकें। अब यहाँ ध्यान रखना ये होगा कि जिस खंड को आप चुने, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री को चुना, आपने ज्योग्राफी को चुना, आपने पॉलिटी को चुना, आपने करंट अफेयर को चुना, आपने बिहार को चुना, बिहार स्पेशल को पकड़ा है, तो ऐसे पोर्शन पे आपको फिर सेलेक्टेड नहीं होना है। मतलब ये कि तब आप ये नहीं कर सकते कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है तो मैं मॉडर्न इंडिया को ज़्यादा पढ़ूंगा और एंशिएंट हिस्ट्री पे कम पकड़ रखूंगा, क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको बाहर कर देने के लिए काफ़ी होगा। तो आपके लिए जब आपने सेलेक्टेड सिलेबस का चयन किया है तो आपकी अपनी रणनीति पर पूरा फोकस करके चलना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए क्वालिफाई करना डिफिकल्ट होगा। पास करने के लिए, पीटी पास करने के लिए सारी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से आपको अपनी अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को टैकल करना होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि किस तरीके के स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जा सकता है पीटी क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या रणनीति आप अपनाएंगे, क्या मेथोडोलॉजी आप रखेंगे। तो इसमें देखिए आपके 3 तरीके से हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कोर स्ट्रेंथ है आपका। कोर स्ट्रेंथ में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और बिहार जीके, इस 5 पोर्शन को अगर आप रखते हैं तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हिस्ट्री से लगभग 30 सवाल, ज्योग्राफी से लगभग 10 से 15 सवाल 45 सवाल और 10 क्वेश्चन पॉलिटी के 55 सवाल, करंट अफेयर और बिहार जीके को मिला दीजिए तो ये 40 से 45 सवाल, लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ से ही टैकल हो जाते हैं अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे समस्या क्या है कि अगर आप सारा प्रिपरेशन कर लेंगे तब भी संभव है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप इसको हैंडल करने की स्थिति में न हो और सबके सब आपसे न बने, कुछ छूट जाए। तो इसके लिए एक सेकंड स्ट्रेटजी पे चलते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग कहते हैं कि कोर एरिया के अलावा वो सेमी कोर एरिया है। सेमी कोर एरिया में आप पूरी तैयारी नहीं करते हैं बल्कि वहां पे जनरल बातों को तैयार करके चलते हैं ताकि यदि वहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उलझे नहीं और उसको भी हल करने की स्थिति में आप रहें। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी का एरिया हम लोग रख सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी से हमेशा देखेंगे तो 7-8 सवाल 10 सवाल पूछते रहते हैं और ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वहाँ पे विटामिन के बारे में होते हैं, बीमारी के बारे में होते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में होते हैं, हार्मोन्स के बारे में होते हैं। इसी तरीके के सवाल जो जनरल होते हैं वही पूछा जाता है, सेल स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन होते हैं। तो आसानी से आप बायोलॉजी के उन पोर्सन को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए तो मैथ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे 10 सवाल हमेशा पूछा जाता है। इसमें से 4 से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो साधारण रीजनिंग जैसे होते हैं। अगर आपने हल्का फुल्का भी प्रैक्टिस कर लिया है और उन सारे ट्रिक्स और टेक्निक को जानते हैं तो उस 4 से 5 सवाल को आप कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा इकोनॉमी के पोर्शंस में, इकोनॉमी एक बहुत वास्ट एरिया है क्योंकि यहाँ पे सवाल कम पूछा जाता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के इंडियन इकोनॉमी का आपका डेप्थ बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसको इसलिए सेकंड वाले लिस्ट में रखता हूँ कि करेंट अफेयर बेस्ड अगर इंडियन इकोनॉमी आता है, डेफिनेशन टाइप के कुछ चीज़ें आती हैं तो हल्के हल्के सवाल आप कर लेने की स्थिति में रहें। इसके अलावा मिसलेनियस और फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैंने बिल्कुल आउटर में रखा है। आउटर में रखने का मतलब ये है कि यदि वहाँ से साधारण प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स में पूछ दिया जाता है कि बल का मात्रक क्या है, तो इस प्रकार के जो बच्चे टाइप के सवाल हैं वो आप गलत ना करें। तो पढ़ाई करने के आपके 3 लेवल्स होने चाहिए। जो आपका डेप्थ वाला है, जो कोर एरिया है, उसको सबसे पहले तैयार करना है। ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ ये ह्यूमैनिटी के बच्चों को ध्यान में रख करके, मतलब कि जिनका साइंस नहीं है उन बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जिनको साइंस में दिक्कत होती है रेस्पेक्टिवली। इसलिए मैंने इसके सेंटर में आप देखिए तो कहीं पर भी साइंस को नहीं रखा है, साइंस को आउटर एरिया में रख दिया है।
लेकिन अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए और इस मेथड से वो पीटी बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे पहले प्रयास में ही। मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री से अगर आप देखिए तो लगभग 20 से 22 सवाल हर बार पूछा जा रहा है। तो अगर 20 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से अगर आप देख लें तो 10 सवाल टैकल होते हैं, तो 20 सवाल वहाँ, 10 सवाल इंडियन ज्योग्राफी, 30 क्वेश्चंस। साइंस से अगर देखिए तो 15 से 20 सवाल साइंस के पूछे जा रहे हैं, तो इन सबको मिला दीजिए तो लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पहुँच गए। आप पॉलिटी को देख लीजिए तो 10 क्वेश्चन 60, और 60 क्वेश्चन के बाद करंट अफेयर और बिहार को जोड़ दीजिए तो लगभग 105 से 110 सवाल आपके रेंज में रहता है। तो साइंस बैकग्राउंड के लोगों को अगर सिर्फ वो इतने एरिया पर अगर बहुत अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो उनके लिए पीटी क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। इसके अलावा इनके जो सेकंड जो सब सर्किल रखा गया है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप वर्क और एंशिएंट हिस्ट्री, इस पर बल देने की बात कही गई है। इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो 5 से 7 सवाल पूछे जाते हैं अधिकांश मैप वर्क है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उसको भी टैकल कर सकते हैं। मैथ में आपको ध्यान वही रखना है कि रीजनिंग के पोर्शंस को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चूंकि साइंस बैकग्राउंड है आपका तो ईजिली टेकअप कर सकते हैं। मेडेबल से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पढ़ना ज़्यादा है। इकोनॉमी का भी वही कहानी है, पढ़ना ज़्यादा है, क्वेश्चन कम आते हैं, तो उसको आप आउटर सर्किल में रख सकते हैं। पास होने के लिए आपको अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी कि कहां से हमें 100 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट मिल जाए। अब यहां पर संभव है कि 100 के 100 सवाल आप तैयार करके जाएंगे तो भी आपसे वो सबके सब वहां न बने, या हो सकता है कि आपकी पूरी तैयारी के बावजूद कुछ क्वेश्चन आपके रेंज से बाहर निकल जाए। उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो उस स्थिति में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे उसको हैंडल करने के लिए आपका जो बाहर का सर्किल है, सेकंड लेयर जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो सेकंड लेयर से वहां से 2 4 5 सवाल आपको सपोर्ट करेंगे। थर्ड सर्किल है, वहां से भी कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं प्रीवियस ईयर के हैं क्वेश्चन, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आप एक बार टैकल कर लेते हैं कि सरल प्रश्न अगर आते हैं तो उसको हल किया जा सके। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आप टिप्स और टेक्निक पूछते हैं कि टिप्स बताइए क्या है, ट्रिक क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि पास होने वाला जो छात्र है वो साधारण पूछे गए प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करेगा। जो सबसे टफ सवाल पूछा जाता है वैसे प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो वहां 99% स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा। तो जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन पास करेगा और कौन फेल करेगा, लेकिन अगर आपने आसान प्रश्न का गलत कर दिया है तो ये जरूर डिसाइड कर देगा कि कौन फेल हो जाएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि किसी भी एरिया से अगर साधारण प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए, इसलिए उसको आउटर सर्किल में रखा हुआ है। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहां से कुछ भी पूछा जाए तो भी आप उसको हैंडल करने की स्थिति में रहें। मतलब ये कि जो आपको पीला सर्किल में जो नजर आता है वो आपका कोर एरिया है, जहां आपको बहुत डेप्थ में जाकर के स्टडी कर लेना है। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो पीटी न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और ये स्ट्रेटजी सबसे सटीक है, पिछले कई वर्षों से छात्रों के द्वारा इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, और हमारे यहाँ पे जो जितने भी छात्र क्वालिफाई करते हैं वो इसी टेक्निक पर क्वालिफाई करते हैं। मैक्सिमम लोग इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें साधारण सा चीज है कि ध्यान रखना है कि आपके जो वीकनेसेस हैं पढ़ाई के क्रम में, जो चीजें आपको नजर आ रही हैं कि ये कठिनाई है, तो उन सारे वीकनेसेस को आपको कम करते जाना है, और जो अपना सबल पक्ष है, जो आपके स्ट्रेंथ है, उन वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में ऐड ऑन करते जाइए और स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाइए। यही रणनीति अडॉप्ट की जाती है। दूसरी चीज अगर आ जाइए तो यहां पर अगर देखा जाए कि एक सवाल ये पूछा जाता है कि तैयारी किया कैसे जाए। 2 मेथड है तैयारी करने के, एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि लीनियर पैटर्न होता है, और दूसरा तरीका होता है कि आप उसको समग्र रूप से टोटलिटी में देखिए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दोनों के सिलेबस को कंपेयर कीजिए कि पीटी और मेंस ये दोनों में किस प्रकार के सिलेबस में सिमिलैरिटी है और कहाँ कहाँ डिफरेंस है। तो अगर आप देखिए तो पीटी में आपको भारत का इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सबको आपको तैयार करना होता है। लेकिन जब आप मेंस देने जाते हैं तो ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में होता है, बिहार का उस स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है उस पर सवाल पूछे जाते हैं, कला पर सवाल पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ कि फिल्टर हो गया कि मॉडर्न इंडिया पे सवाल ज्यादा होगा। और ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मॉडर्न इंडिया पर पीटी में भी सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि अगर मॉडर्न इंडिया को बहुत डेप्थ में जाकर अगर स्टडी किया जाए तो संभव है कि मॉडर्न इंडिया का पीटी और मेंस दोनों को एक साथ तैयार किया जा सकता है। तो एक ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी को देखिएगा तो ज्योग्राफी में भी मैंने बताया था कि भारत के भूगोल पर ज्यादा सवाल होते हैं, और मेंस में भी अगर आप जाकर के देखिएगा तो भारत का भूगोल ही आपको वहां पे लिखा हुआ है और भारत की ज्योग्राफी के बारे में ही आपको पढ़ना रहता है। एक विशेषता और है कि पीटी में हम लोग
इंडियन इकोनॉमी को जिस तरीके से लेते हैं, जब आप मेंस में आएंगे तो इंडियन इकोनॉमी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, अगर आपकी इंडियन इकोनॉमी पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं होगी तो उसको टैकल करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। और एक पूरा का पूरा खंड जहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाता है, वहाँ ज्योग्राफी और इकोनॉमी को मिला करके पूछते हैं। सामान्य तौर पर ज्योग्राफी के प्रश्न वहाँ पे कम पूछे जाते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इकोनॉमी के क्वेश्चंस का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। नेशनल पर्सपेक्टिव से लेकर के इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव तक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WTO जैसे एरिया से भी सवाल पूछे जाते रहे। इसके अलावा अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पे आपको संविधान सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हो जाता है, जहाँ संविधान पर आपसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। यहाँ संविधान के जब आप पीटी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत साधारण प्रकृति के होते हैं, लेकिन जब आप उसको मेंस में देखिएगा तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत डेप्थ में जाकर के आप अगर ये स्टडी करेंगे, आपकी एनालिटिकल कैपेसिटी अगर डेवलप होगी, तभी आप मेंस के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए मेंस के प्रश्न को उत्तर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो विज्ञान में आप पीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन जब मेंस में आप जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर सवाल नहीं होता है, बल्कि उसके बिल्कुल अप्लाइड सेक्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सवाल पूछे जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर आप देखिए तो डिफेंस पर क्वेश्चन होते हैं, स्पेस पर क्वेश्चन होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैटेलाइट्स पर क्वेश्चन होते हैं। ऐसे तमाम तरीके के एरिया है जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी बिल्कुल स्पेसिफिक तैयारी हो जाती है। इसके अलावा बिहार विशेष में अगर देखिए तो बिहार विशेष पीटी के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है, मेंस में हर जगह बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन को एक प्रवृत्ति है कि टेल में जोड़ दिया जाता है। टेल का मतलब ये हुआ कि मुख्य पोर्शन के साथ बिहार के संदर्भ में उसको जोड़ दिया जाएगा। अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया तो मेन क्वेश्चन पूछ दिया और फिर पूछ दिया कि बिहार के संदर्भ में बताइए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि भारत के राज्यपाल की जो व्यवस्था है उस पर सवाल पूछ दिया गया तो साथ में बिहार जोड़ दिया। तो ऐसे प्रश्न पूछने की व्यवस्था रखी हुई है बीपीएससी ने। इसके अलावा जो करंट अफेयर का तैयारी हम लोग पीटी के लिए करते हैं, जब आप मेंस में जाएंगे तो करंट अफेयर का पैटर्न बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने के लिए उसको तैयार करना होगा। नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन आपके लिए बिल्कुल नया हो जाएगा, जहाँ पे पीटी में आपके लिए कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं, या अगर कभी पूछ दिया जाता है तो बहुत ही कम, और वो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो यहाँ आईआर पूछा जाएगा इसका संबंध बिल्कुल अलग है। आपको विदेश नीति का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत का संबंध अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसा है, भारत का संबंध दुनिया के अन्य जो सुपर पावर है उनके साथ कैसा है, और ये तमाम तरह की जो रणनीति और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया जाता है वो डिप्लोमेसी का पार्ट है, तो उन सब की आपकी समझ होनी चाहिए। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि पीटी का सिलेबस एक प्रकार से नैरो सिलेबस है, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेंस का सिलेबस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ की आवश्यकता है और बिना उसको टैकल किए आप हैंडल नहीं कर सकते। अब ये तो पूरा का पूरा कंपैरिजन हो गया पीटी और मेंस का। अब तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहली बात ये पूछा जाता है, छात्रों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि प्रिपेयर कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया जाए। इतने वर्षों के अध्ययन के दौरान और छात्रों को पढ़ाने के दौरान मैंने दो चीज़ें फील किया है कि स्टूडेंट दो कैटेगरी के होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जो ये डिसाइड करके आते हैं कि मुझे सिविल सेवा करना है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपना कैरियर सिविल सेवा में बनाना चाहता हूँ। एक वो छात्र आते हैं जो ये मान करके चलते हैं कि सरकारी नौकरी करनी है, चाहे वो एसएससी में मिल जाए, चाहे वो सिविल सेवा में मिल जाए या कहीं और भी मिल जाए। तो दोनों कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में वो प्रिपेयर करते हैं। एक को हम लोगों ने कहा है कि वो एक लीनियर मेथड होता है। लीनियर मेथड में क्या है कि बच्चा के सामने फॉर्म आया, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया, पीटी दिया, पीटी की तैयारी किया, उन्हें नहीं पता कि मेंस का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्या उसमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उनको कोई भी आइडिया नहीं है। उन्होंने पीटी पढ़ा, पीटी क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आनन फानन में वो कुछ मेंस कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर उनका मेंस भी हो गया तो उन्हें नहीं पता कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, इंटरव्यू में किस प्रकार के नॉलेज की टेस्टिंग होती है या नहीं होता है, कुछ भी उनको आइडिया नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लीनियर पैटर्न है। जिनके कॉन्फिडेंस कम होते हैं, जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता है, वो ज़्यादातर इस मेथड पे ही चलते हैं कि अच्छा चलो पहले पीटी पास कर लो फिर मेंस देखेंगे, जब मेंस हो गया तो फिर इंटरव्यू देखेंगे। एक दूसरा कैटेगरी होता है छात्रों का, जब वो ये डिटरमाइन करके आते हैं कि नहीं मुझे अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा ही करना है। तो ऐसे जो छात्र आते हैं वो समग्रता में तैयार करते हैं, वो एक साथ पीटी और मेंस दोनों को टैकल करते हैं, क्योंकि पीटी और मेंस में कॉमन सिलेबस है। जैसे
अभी आपको एक डिस्कशन में एक बात आ रही थी मॉडर्न इंडिया का, दूसरा आ रहा था इंडियन पॉलिटी का, तीसरा आ रहा था इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे दोनों जगह दोनों के सिलेबस मिल जाते हैं। तो छात्रों की प्रवृत्ति होती है, चूंकि बुक भी सेम है, तो वो चाहते हैं कि एक ही प्रिपरेशन से हमारा पीटी भी हो जाए और उसी प्रिपरेशन से मेंस भी हो जाए, या फिर वो एक ही पढ़ाई करके पीटी के क्वेश्चन भी टैकल करना चाहते हैं और मेंस के भी क्वेश्चन टैकल करना चाहते हैं। मतलब वो कंबाइंड स्टडी करते हैं। और इसी के साथ साथ उनका ध्यान इस बात पर भी होता है कि इंटरव्यू में किस तरीके की क्वेश्चंस डेवलप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और वहाँ पे उनके एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। तो अगर उनको अपनी पर्सनालिटी में किसी प्रकार की कमी नजर आती है तो उसकी भी वो समग्रता में तैयारी करते हैं। तो दो स्ट्रेटेजी हो जाती है, एक समग्रता में तैयारी करना और एक लीनियर पैटर्न। अभी तक जो छात्रों के द्वारा सबसे ज्यादा जो सफलता प्राप्त की गई है वो समग्रता वाली तैयारी है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका जो प्रिपरेशन होता है वो टोटलिटी में होता है। पहले और दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने वाले छात्र अधिकांशतः टोटलिटी में प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अगर किसी को आपको लग रहा होगा कि पिछले 3 बार से दे रहे हैं, पिछले 4 बार से दे रहे हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो लीनियर पैटर्न के होते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पीटी निकल जाए, पीटी निकल जाए। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है कि जब वो पीटी देते हैं तो मेंस नहीं पढ़ते। पीटी अगर एक बार दिया नहीं हुआ तो फिर वो बीच के समय में मेंस की भी तैयारी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वैसी स्थिति में आप अपना वह एनर्जी नहीं दे पाते हैं जो आप दे सकते हैं। तो रणनीति यही अडॉप्ट करना चाहिए कि कंबाइंड टोटलिटी में समग्र रूप से आप तैयार कीजिए, सब्जेक्ट पढ़िए, उस सब्जेक्ट पे पीटी और मेंस पर जाइए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना प्रिपरेशन तैयार कीजिए। और इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। दूसरी चीज आते हैं कि इसमें किस प्रकार के बुक्स को रेफर करना है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो मार्केट में जितनी भी बुकें अवेलेबल है सभी में कुछ ना कुछ काम की चीजें हैं। हम लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ बुक्स के लिंक दे रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से बाई कर सकते हैं। पीटी में अगर देखिए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, गणित, इन सब के लिए स्पेसिफिक बुक की आवश्यकता पड़ती है। हिस्ट्री में अगर देखिए तो हिस्ट्री में किसी भी गाइड बुक को आप रेफर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे किरण प्रकाशन का भारतीय इतिहास दिया है। स्पेशली इसमें ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए आपको तैयारी करनी है कि किस डेप्थ के क्वेश्चन आ रहे हैं। चूंकि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो इस गाइड बुक के मॉडर्न इंडिया को आप बहुत डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे और उसी प्रकार से एंशिएंट और मेडावल को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करके आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए वो स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास है। यह भी एक गाइड बुक का कंपाइलेशन है, इसको कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे जितने भी बुक्स मैं बता रहा हूँ कोई भी बुक सब्स्टिट्यूट नहीं है एनसीईआरटी की किताबों का। एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ा होना चाहिए। आप ये मान करके मैं चल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी का आइडिया है, आपने पढ़ रखा है, तभी आप इन बुक्स को देख सकते हैं। ज्योग्राफी में अगर आप आइए तो ज्योग्राफी में एक समग्र भूगोल आता है महेश बर्णवाल का, वो बुक अच्छी है। उस बुक को अगर आप टैकल करते हैं तो आपके पीटी और मेंस के भी काफी कुछ काम हो जा सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन जो आते हैं मैप वर्क से आता है, इवन इंडिया वाले पोर्शन में भी मैप वर्क पे सवाल आते हैं, तो ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है वो आपके लिए जरूरी चीज है। पॉलिटी में एक सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत की बुक आती है जो काफी महत्वपूर्ण है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करता हूँ कि लक्ष्मीकांत की पुस्तक वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी का जो उनका ट्रांसलेशन है उसमें कई जगह पे कुछ त्रुटियां हैं जिसके कारण कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यदि आपके पास इंग्लिश मीडियम है तो आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंपाइलेशन में अगर आप देखिएगा तो अतिरिक्तांक टाइप की चीजें आती है। अतिरिक्तांक का मतलब ये होता है कि प्रतियोगिता दर्पण में अगर जाके आप मांगेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अतिरिक्तांक दीजिए तो एक कंपाइलेशन है, वो जिस्ट है, वो दे देंगे आपको। दूसरा, आप स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी बुक है। एनबीटी की कुछ बुक आती है नेशनल बुक ट्रस्ट की, जिसमें सुभाष कश्यप की दो किताबें हैं, भारत का संविधान के बारे में है और एक दूसरी संसद के बारे में है। दोनों बुक आपके लिए अच्छी है, उनमें से कोई भी ले सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में एक समस्या यह है कि उस पर बहुत मानक पुस्तकों का अभाव है। सबसे ज्यादा चूंकि करंट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका कंपाइलेशन आपको प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक में मिल जाता है, जहां से आपको इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब मिलेगा। तो उसको आपको एक बार उसको देख सकते हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट और मेंस के क्वेश्चन को टैकल करने के हिसाब से देखिएगा तो बुक अच्छी नहीं है। इसके अलावा मार्केट में टीएमएच का और स्पेक्ट्रम का दोनों की किताब अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उस सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कमी है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो आपके बिल्कुल एनालिटिकल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ये दोनों बुक उस लेवल तक जाने में थोड़ा सा पिछड़ जाती है। अगर साइंस के क्वेश्चन देखिए तो लुसेंट आपके लिए बेहतर है, लेकिन जब मेंस की तैयारी करेंगे आप तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए फिर आपको वहाँ पे स्पेक्ट्रम का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको देखना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरा विवास का, नैनो का, कोई भी देख सकते हैं जो लोकल होता है। लेकिन यहाँ पर भी आपकी डिपेंडेंसी बनी रहेगी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपाइलेशन से ही काम करने पड़ेंगे। गणित में अगर आप देखिए तो एस चंद की जो बुक आती है ये ऑब्वियस है, पीटी के लिए है। जब आप इसको मेंस में देखने जाइएगा तो वहाँ पे आपके लिए स्टैटिस्टिक्स हो जाता है, वो डीआई हो जाता है, तो वो परिवर्तन हो जाता है वहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिस्टिक्स पर। ढंग का मार्केट में कोई बहुत अच्छी बुक नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि कैट वगैरह की जो मैट की तैयारी करने के लिए जो बुक होता है डीआई का आता है, आप प्रैक्टिस करने के लिए उसको यूज कीजिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, जो पिछले 4 साल से जो एग्जाम हो रहे हैं डीआई का, उन सबको निकाल करके उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन को बनाइए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बिहार स्पेशल पे अगर आप देखिए तो टाटा मैग्रो हिल की बुक एक अच्छी है। इसके अलावा विवास पैनोरमा का हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए वो भी बुक एक अच्छी है। करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के वो साधारण प्रवृत्ति के नहीं है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप वहाँ पे मंथली मैगजीन को पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कई पेपर है जिसको आपको पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें द हिंदू सबसे महत्वपूर्ण पेपर होता है, उसको आप छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो उपलब्ध नहीं है तो फिर उसके विकल्प के रूप में आप हिंदी का कोई भी पेपर ले सकते हैं। पेपर पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप उनकी भाषा सीखते हैं, आप उनकी शैली सीखते हैं, एनालिसिस सीखते हैं कि उस समय क्या चल रहा है। और अगर डिफरेंट पेपर्स पढ़ते हैं तो हर पेपर एक अलग आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको अलग अलग व्यूज़ एक ही मुद्दे पर देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मोटे तौर पे अगर आप देखा जाए तो बहुत तरह की स्ट्रैटेजीज हैं जिसको अडॉप्ट किया जाता है छात्रों के द्वारा, और इस प्रकार की रणनीति के साथ अगर आप चलेंगे तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है exam.in का, जहां पर आप इसी प्रकार की बीपीएससी की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। और इसके लिए वहाँ पे पीटी और मेंस दोनों के लिए वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, जिसको सपोर्ट किया जाता है लाइव क्लास के साथ, जब छात्रों अपने टीचर के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं और अपने डाउट्स पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच।